गरीब बच्चों को पढ़ाने वाली सास बहू। विमला और नेहा अपनी गाड़ी में बैठकर शॉपिंग करने जा रही थी। तभी उनकी गाड़ी एक सिग्नल पर रुकती है, जहां 5-6 साल के छोटे बच्चे उसकी गाड़ी पर हाथ मारकर कहते हैं, आंटी आंटी कुछ खाने को दीजिए ना, बहुत भूख लग रही है। आंटी खाना खाना नहीं है तो पैसे दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। आंटी आंटी कुछ दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माँ जी, बच्चे भूखे हैं, इन्हें पैसे दे दो। नहीं नहीं बेटा, इन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। पर माँ जी, बच्चे भूखे हैं, मैं इन्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ। अरे बेटा, मना नहीं कर रही हूँ, ये बच्चे कहाँ पैसे लेकर खा पाएंगे। किसी चोर चक्के ने बच्चों से पैसे छीन लिए तो ऐसा कर तू कि ये फल उन्हें बांट दे। ठीक है माँ जी, ये लो बच्चों, ये खा लो। शुक्रिया आंटी। नेहा जब उन बच्चों को फल देती है तो वो बच्चे भूखे जानवर की तरह उस पर खाने पर टूट पड़ते हैं। ये देखकर नेहा को बहुत अजीब लगता है, लेकिन इतने में ग्रीन लाइट हो जाती है और उनकी कार आगे निकल जाती है। पर जाते वक्त भी नेहा की नजर उन मासूम बच्चों पर होती है। 2 दिन बाद जब नेहा मार्केट से आती है तो उन्हें फिर से वही बच्चे दिखते हैं जो सिग्नल पर खाने के लिए भटक रहे थे। बेचारे गरीब फुटपाथ के बच्चे कर भी क्या सकते थे। तभी नेहा उस बच्ची के पास जाकर कहती है, अरे तुम तो वही हो ना जिसे परसों मैंने फल दिए थे। अच्छा, क्या तुमने सुबह से कुछ खाया है? नहीं आंटी, मैंने कल शाम से कुछ नहीं खाया। तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना। और वो दूसरी लड़की कहाँ है? उसने भी कुछ नहीं खाया आंटी। क्यों नहीं खाया बेटा? आप ऐसे भीख क्यों मांगते हो? आपको तो स्कूल जाकर पढ़ना लिखना चाहिए। आंटी मेरे मम्मी पापा नहीं है तो मैं कहाँ से खाऊं, और स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, तुम उस लड़की को बुलाओ, मैं तुम दोनों को कुछ खिलाती हूँ। सलोनी दीदी जल्दी आओ, ये आंटी हमें बुला रही है। तभी वो लड़की आ जाती है और नेहा उन दोनों बच्चों को खाना खिलाने रेस्टोरेंट में ले जाती है। उन्हें इस तरह खाते देखकर नेहा मन में कहती है, अरे ये बच्चे कितने छोटे और मासूम हैं। इनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मैं बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती। अरे आंटी, ये क्या है? पहली बार खाया है पर बहुत अच्छा है, इसका नाम तो बता दो। आंटी, ये तो मैंने कभी नहीं खाया। बच्चों, ये जो तुमने पहले खाया है इसे बोलते हैं पिज्जा, और जो ये लंबा लंबा इसे बोलते हैं नूडल्स। ओके? अच्छा, पिज्जा और नूडल्स। आंटी, दोबारा से आप हमें पिज्जा और नूडल्स खिलाएंगी? हाँ बेटा, जरूर खिला दूंगी, पर इसका नाम पिज्जा और नूडल्स है, पिज्जा नूडल्स नहीं। हाँ, पिज्जा नूडल्स। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। अच्छा, और अपने बारे में बताओ। आंटी, हमारी तरह 4-5 बच्चे और हैं। हमारे साथ इसी फुटपाथ के पीछे कोई झुग्गी झोपड़ी है तो हम वहाँ रहते हैं और अपना गुजारा चलाने के लिए रोज शाम को यहाँ पर भीख मांगते हैं। कोई हमें अपना झूठा दे देता है तो कोई हमें 2-4 रुपए दे देता है, और जब कुछ नहीं मिलता तो मंदिर में ही चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी हमें भगा दिया जाता है। हाँ आंटी, हमारे पास तो रहने की कोई जगह भी नहीं है। देखो, मच्छर ने कितना काटा। आंटी, मेरा भी मन करता है कि मैं स्कूल की वर्दी पहनकर पढ़ने जाऊं, पर क्या करूं? पढ़ाई तो बस वही बच्चे कर सकते हैं जिनके मम्मी पापा होते हैं। हाँ आंटी, पूरी जिंदगी भर शायद हम यूं ही रहेंगे, कभी पढ़ लिख नहीं पाएंगे। ये बच्चे कितने बेसहारा और दर्द में हैं। बच्चों, फिक्र मत करो, तुम पढ़ना चाहते हो ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है? तुम अपने और दोस्तों को भी ले आना, मैं दोबारा तुमसे मिलने आऊंगी। चलो, वहीं छोड़ देती हूँ तुम दोनों को। जी आंटी। नेहा उन बच्चों को वहीं छोड़ देती है, साथ ही बाकी बच्चों के लिए उन्हें खाना दे देती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। घर जाकर वो बहुत इन बच्चों के बारे में सोचती है, फिर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो बहू। माँ जी, उस दिन आपने उन बच्चों को फुटपाथ पर देखा था ना, वो 2 बच्चियां थी। हाँ, तो आगे बोल। माँ जी, मैंने उन बच्चों के बारे में बहुत सोचा। माँ जी, वो बच्चे बहुत बेसहारा हैं, उनके माता पिता भी नहीं है, खाने पीने तक के लिए मोहताज हैं। और माँ जी, वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और मैं उनकी इस इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। तो क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगी?
प्लीज माँ जी, एक बार उन बच्चों के बारे में सोचिए। अगर हम उन्हें मुफ्त में पढ़ा देंगे तो उनका कितना भला होगा। और आप तो रिटायर प्रिंसिपल भी हैं। ठीक है, अगर तू उन बच्चों के लिए इतना करना चाहती है तो मैं तेरे साथ हूँ। सच माँ जी? थैंक यू सो मच माँ जी। मार डालेगी क्या? छोड़ मुझे, चल बच्चों के लिए कॉपी किताब लेने चलते हैं। ये सुनते ही नेहा उन्हें छोड़ देती है, फिर बच्चों की जरूरत का और पढ़ाई लिखाई का सामान लेने चली जाती है। अगले दिन से दोनों उसी फुटपाथ के खाली जगह पर ब्लैक बोर्ड टेबल लगाकर कहती है, अरे बच्चों, अपने दोस्तों को भी बुला कर ले आओ। तुम सब पढ़ना चाहते थे ना, तो आज से तुम सबकी पढ़ाई शुरू। सच्ची में हम पढ़ेंगे और पढ़ लिख कर हम कुछ भी बन सकते हैं। हाँ बच्चों। इस तरह रिया अपने सभी दोस्तों को बुलाकर ले आती है और छोटे बच्चे लाइन में बैठकर पढ़ने लगते हैं। तभी सास कहती है, बच्चों आप सब ध्यान से पढ़ना और मेरे साथ दोहराना। बोलो, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख। आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही पढ़ो और ब्लैक बोर्ड पर लिखा है इसे अपनी कॉपियों में उतार लो। कुछ बच्चों को पेंसिल पकड़नी नहीं आती तो नेहा उन्हें पेंसिल पकड़ना सिखाती है। हफ्ता भर बीत जाता है। बच्चे अब जी जान लगाकर पढ़ा करते थे। वहीं सास बहू को फुटपाथ पर पढ़ाता देख एक लड़का उनकी फोटो खींच लेता है और कहता है, अरे बच्चों को इस तरह सड़क पर क्यों पढ़ा रही हो? क्योंकि इन बच्चों का कोई नहीं है और हम सास बहू का मकसद है कि हर गरीब बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले ताकि वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। अगर सरकार ये काम नहीं करेगी तो किसी न किसी को तो ये पहल उठानी पड़ेगी। आपके इस काम के लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद। इस तरह सास बहू रोज आते और 3 से 4 घंटे बच्चों को पढ़ाते और उनसे खेलने की गतिविधियां भी करवाते। धीरे धीरे फुटपाथ के बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। सुबह सुबह नेहा जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ती तो वो खुशी से कहती है, माँ जी ये देखिए, हम दोनों अखबार में आए हैं। ये देखिए हेडलाइंस, सास बहू ने अपने बलबूते पर पढ़ाया गरीब बच्चों को। पर ये कैसे हो सकता है? ये उसी लड़की ने किया है जिसने हमसे सवाल किए थे। हाँ माँ जी। आंटी हमने काम कर लिया है, आप कॉपी चेक कर दीजिए। बैठो बच्चों। अच्छा मुझे बताओ, गोले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुभम तुम बताओ। मैम सर्कल। वेरी गुड। और चकोर को? आंटी उसे स्क्वायर कहते हैं। शाबाश। अब लग रहा है कि सच में हमारे साथ साथ तुम बच्चे भी मेहनत कर रहे हो। थैंक यू आंटी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। देखना, बड़े होकर तुम सब बच्चे जरूर कुछ न कुछ बनोगे। बस इसी तरह पढ़ना। सास बहू बच्चों को पढ़ा ही रही थी कि एक पुलिस वाला आकर उनका बोर्ड उठाकर फेंक देता है और कहता है, क्या है ये सब? हाँ, क्या रोड पर ये बच्चों का जमावाड़ा लगाकर रखा हुआ है? रोड को खाली करो, समझे? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? रुकिए। इंस्पेक्टर, आप जानते नहीं हैं, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। आपको इस तरीके से सामान फेंकने का कोई हक नहीं है। मैं आपकी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हूँ। सॉरी मैडम, पर आप इन गरीब बच्चों पर वक्त जाया क्यों कर रही हैं? गरीब है तो क्या इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं? जाइए, वरना मुझे कमिश्नर से बात करनी होगी। अरे मैडम, माफ कर दीजिए, कमिश्नर से बात मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ, ये लीजिए आपका बोर्ड। इस तरह वो पुलिस वाला चला जाता है। सास बहू भी बच्चों को पढ़ाते हैं। ये देखकर सरकार उन्हें सम्मान पुरस्कार से सुशोभित करती है। साथ ही वो बच्चे आश्रम में रहकर पढ़ने लगते हैं। राखी बनाने वाली गरीब सास बहू। मानवी और कंचन नाम की 2 सास बहू का जोड़ा कूड़ेदान के किनारे बने फुटपाथ पर बैठा पड़ा था। तभी कूड़े से भरी गाड़ी आकर कूड़ेदान में ढेर भर जाती है, जिसे देख दोनों सास बहू झट से उठ खड़ी होती हैं। चलिए माँ जी, इंतजार खत्म हुआ। अब इस कूड़े के पहाड़ के बोझ में अपनी किस्मत को टटोलने का समय आ गया है। मानवी बहू, जब से हमारा जीवन अर्श से फर्श पर आया है, कूड़े का ढेर ही तो हमारे पेट भरने का इकलौता आसरा है। आखिरकार इस कूड़े खत्ते में से ही तो हम सास बहू भंगार का सामान बटोरती हैं और उसे बेचकर अपने पेट भरने का बंदोबस्त करती हैं। ऐसा कहकर दोनों सास बहू फेंटा बांधकर कूड़ेदान में कूद पड़ती हैं और लोहे, स्टील इत्यादि की छटाई करने में जुट जाती हैं।
तभी मानवी के हाथों में एक राखी लगती है, जिसे देख वो कहती है, माँ जी ये देखिए, इस कूड़े के ढेर में मुझे एक चमचमाती सुंदर राखी मिली। बहू, इस राखी और सावन की फुहार देखकर मुझे याद आया, राखी का त्योहार भी आने वाला है, मगर हम सास बहू के पल्ले तो इतने पैसे ही नहीं बचे कि अपने भाइयों के खातिर राखी भी खरीद सके। गरीबी की बेबसी से झुलस रही सास बहू बात बदल देती हैं। फिर कंचन हताश मन से अपने काम में लग जाती है। तभी कूड़े के ढेर से उसके हाथों में अनेकों रंग बिरंगे धागे आकर लिपट जाते हैं। बहू ये देख जरा, मेरे हाथों में ये डोर कैसे उलझ गई। माँ जी ये तो राखी बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला रेशम की डोर है। माँ जी इसके धागे के भीतर राखी के गोटे और मोती भी मिले हुए हैं। दोनों सास बहू को कूड़े में राखी बनाने का ढेरों सामान मिलता है, जिसे एकटक निहार कर वो कहती है, सासू माँ, राखी के त्योहार में अभी कुल मिलाकर महीने भर की देरी है, क्यों ना इन धागे और गोटों की सहायता से हम कुछ राखियां बनाकर बेचें। बात तो तूने बड़े ही पते की कही है बहू, कूड़े कचरे का निपटारा हम बाद में करेंगे, पहले राखियों की रचना करते हैं। दोनों सास बहू सच्ची लगन से फुटपाथ पर बैठकर राखियां बनाने लगती हैं। कुछ ही देर में वो 1 दर्जन राखियां तैयार कर देती है। अरे वाह बहू, हम सास बहू ने मिलकर क्या सुंदर राखियों की रचना की है, मगर इसे बेचेंगे कहाँ। माँ जी किसी भी बाजार या दुकान में ये राखियां आसानी से बिक ही जाएंगी। शाम को बाजार लगने पर सास बहू बनाई हुई राखियों को लेकर एक ठेले वाले के पास आकर कहती हैं, अरे सुनो भैया, ये राखियां खरीद लो और जो बन पड़ी दे दो। अरे राखियां तो बड़ी अच्छी बनाई हैं, मगर मैं इसका ज्यादा मोल नहीं चुका पाऊंगा। इन 12 राखियों का 100 रुपए दे सकता हूँ। ये सुनकर दोनों सास बहू एक दूसरे की सूरत निहारते हुए खुशी से बोल पड़ती हैं, हमें मंजूर है। इस तरह सास बहू बनाई हुई राखियों को बेचकर पैसे लेकर कहती हैं, रस्ते का माल सस्ते में बेच दिया। माँ जी किसे पता था कि कूड़ेदान का कचरा हमारे इतने काम आएगा, उससे बनाई राखियों का दाम आएगा। अब से ये 100 की एक पत्ती राखी के आने तक हमें हजारों में पहुंचाना होगा। उस 100 रुपए से सास बहू राखी बनाने का सामान खरीद लाती हैं और इस बार पहली बार से कहीं ज्यादा राखियां बनाकर उन्हें बेचने दोबारा से बाजार पहुंच जाती हैं। अरे भैया, आज हम सास बहू और भी तरह तरह की सुंदर आकृतियों वाली राखियां बनाकर लाई हैं। अरे माफ करना बहन जी, मैं एक आम ठेले वाला हूँ, मेरे पास इतनी राखियों की बिक्री नहीं है, आप इसे कहीं और जाकर बेचिए। दोनों सास बहू निराशपूर्ण अपनी बनाई राखियों को लेकर वहां से चल देती हैं। तभी उनकी नजर एक बड़ी दुकान पर पड़ती है, जहां वो दोनों जा पहुंचती हैं। कहिए, आप दोनों को क्या चाहिए? अरे भाई साहब, हम कुछ खरीदने नहीं बल्कि अपनी राखियों को आपकी इस दुकान पर बेचने आए हैं। राखियों का त्योहार आने वाला है, ये रचनात्मक राखियां खरीद लीजिए। हाँ, माफ करना, मगर मेरी दुकान में पहले ही सैकड़ों तरह की राखियां मौजूद हैं, मैं और पैसे निवेश नहीं कर सकता। बदलते मौसम की मार को झेलकर सास बहू बनाई हुई राखियों को लेकर अनेकों दुकानों पर भटकती हैं, मगर इस बार कोई भी उनकी बनाई राखियों को नहीं खरीदता। वो थक हार कर फुटपाथ पर आकर बैठ जाती हैं। लगता है बहू, हमारी राखियां ज्यादा लुभावनी नहीं, इसीलिए शायद राखी के बड़े व्यापारी हमारी बनाई राखियों को अपनी दुकान में शामिल नहीं करना चाहते। माँ जी, हमको अपने हाथ के हुनर पर शक करने की जरूरत नहीं और हम यूं हार नहीं मान सकते। हम इसी फुटपाथ पर बैठकर अपनी राखियां बेचेंगे। सास बहू में जोर शोर से राखियों को बेचने की होड़ मच जाती है। रंग बिरंगी रचनात्मक राखियां ले लो, पीली चमकीली राखियां ले लो, आओ आओ बहनों, आकर्षक रेशमी राखियां ले लो। तभी झुमरी नाम की एक औरत झूमते हुए उनकी राखियों को हाथ में उठाकर कहती है, हाय दैया, पिछले 2.25 घंटा से हम ऐसा ही तो राखी तलाश करत हैं। अरे हम अपना परिचय देवे तो भुलाए गए। हम हैं झुमरी फ्रॉम झुमरी तलैया। का भाव की पड़ी एक राखी? सभी राखियों का अलग अलग मूल्य है। आपको कौन सी राखी दूं? रेशमी राखी, चौरस पट्टी की राखी, पतली पट्टी की राखी? अरे हमको तो इस सारा राखी चाहिए। का है ना, हम जरा भरे पूरे परिवार से बिलोंग करत हैं। बिटिया, अगर सारी राखियां खरीदनी है तो थोक रेट के 500 में पड़ेंगी,
ये 25 राखियां मेहनता जरा ज्यादा लगा है, इसीलिए दाम थोड़ा ज्यादा है। अरे नहीं काकी, आप तो सबंजन से सस्ता राखी बेचत हो, बाकी राखी वालों ने तो गला काट दाम रखा है राखियों का। इस तरह दूसरी बार बनाई हुई राखियों से दोनों सास बहू को 500 का पड़ता मिलता है, जिससे वो कूड़े के ढेर से उठकर एक किराए की खोली खरीद कर रहने लगती हैं। अब हर सवेरे सास बहू रंग बिरंगी राखियां बनाकर उन्हें गांव-गांव में घूमकर बेचने लगती हैं। एक शाम, बहू, यकीन ही नहीं पड़ रहा कि राखियों को बेचकर हमने 100 का एक पत्ता बटोरा था, आज वो एक पत्ता 5000 दमड़ी में बदल गया। माँ जी, हर एक दिन हमारी राखियों की मांग जो बढ़ती जा रही है। अभी भी राखी के त्योहार में पूरे 72 घंटों की भारी देरी है। क्यों ना हम इस पैसे से एक राखी की भारी दुकान खोलें। बहू, ये राखी का त्योहार तो अगले 3 दिनों के आखिर तक खत्म हो जाएगा, फिर क्या। माँ जी, ये मेरी दूर की सोच है। देखिए, अगले 3 दिनों तक राखियों की होड़ मची रहेगी, जिससे दुकान का किराया निकल जाएगा, और फिर राखी के त्योहार के जाने के बाद हम उस दुकान में दूसरे त्योहारों का साज सज्जा का सामान रखेंगे, जैसे 15 अगस्त पर पतंग की बिक्री, दिवाली पर दियों की बिक्री। अरे वाह बहू, तेरी सोच तो मेरी समझ से परे निकली। उसी रोज दोनों राखी की भारी दुकान खोलती हैं। हमने ये दुकान तो ले ली, मगर राखी के आने वाले अगले 2 दिनों तक हमें रच जगह करके राखियां बनानी पड़ेंगी और दिन में उनकी बिक्री करनी होगी। इससे हम इन राखियों से बहुत पैसे बटोर लेंगे। दोनों सास बहू एड़ी चोटी का जोर लगाकर दिन रात एक करके अनेकों आकार की राखियों की रचना करती हैं। माया नाम की एक लड़की वहाँ आके कहती है, अरे वाह, आपकी राखी की दुकान पर बड़े यूनिक राखियां हैं, मुझे मोर पंख वाली राखी चाहिए। ये लो मोर पंख वाली राखी, मगर इसका दाम जरा तेज है। प्राइस की परवाह मत कीजिए, मुझे तो इस राखी की बारीकियां भा गई। ये सारी मोर पंख राखी पैक कर दो। एक के बाद एक राखी खरीदने आई बहनों की बड़ी भीड़ सास बहू की राखी की दुकान पर जम जाती है। अगले 2 दिनों में उन्हें भारी मुनाफा हासिल होता है, जिससे वो एक बड़ा घर बार हासिल कर लेती हैं। माँ जी, हमारी राखी की दुकान की शुरुआती बोहनी भी इतनी भारी तौर से हुई थी, तभी हम फर्श से अर्श पर एक बार फिर लौट आए। हाँ बहू, राखियां बेचकर हम सास बहू के पास इतना पुख्ता पैसा जमा हो गया कि बड़े धूमधाम से हम बहनें भी अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। इस तरह अंत में राखी के रोज दोनों सास बहू बड़े ही आनंद से अपने भाइयों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं। सावन में झूला झूलने वाली सास बहू। पतझड़, सावन, बसंत और बहार, ये चारों एक बरस के 4 मौसम हैं। रसिकपुर गांव में रहने वाला शूरवीर सिंह का परिवार सालों पहले रोजगार के लिए दिल्ली शहर का रुख कर चुका था। परिवार के मुखिया थे शूरवीर सिंह, जिनकी पत्नी थी झुमरी। दंपति का इकलौता बेटा था ऋषभ, जिसके ब्याह को 3 बरस बीत चुके थे। सावन के शुभारंभ के साथ बारिश का बोलबाला चारों ओर छा जाता है। खिड़की से बाहर हाथ के सोनारिका खुश मिजाज अंदाज में गाते हुए कहती है, हाय रे बारिश की बूंदे और मिट्टी की सौंधी खुशबू रसिकपुर गांव की याद दिलाती है। इस पर ऋषभ उसे टोकते हुए कहता है, सोनारिका, अगर तुम्हारे सावन का साजबाज बस हो गया हो तो मेरा टिफिन तैयार कर दो, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। ओफो ऋषभ, सावन के सुहाने मौसम में तुम्हें दफ्तर की पड़ी है। तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि सावन के इस साल में तुम मुझे झूला झुलाओगे। दफ्तर को देरी हो रही है, मैं चलूं फिर? ऋषभ अपनी बीवी की बात को टालकर दफ्तर के लिए निकल पड़ता है, जिसके बाद सोनारिका को शांत स्वभाव में देख झुमरी कहती है, अरे सोनारिका बहुरिया, का हुआ भोर सवेर तोहर चेहरा के चमक काहे उतरा हुआ है? देखी ना सासू माँ, सावन की सुंदर भी ला चुकी है। मेरा झूला झूलने का बड़ा मन है, मगर ऋषभ को अपने दफ्तर से छुट्टी ही नहीं। अरे बहुरिया, तोहर ससुर की छत्र छाया में पड़कर ऐसन हुई गवाह है। जब देखो तब कद्दू काम काम, दोनों बाप बेटा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हुए पड़े हैं। गुजरते दिनों के संग सावन के पहले सोमवार का शुभारंभ होता है। दोनों सास बहू तड़के सवेरे नहा धोकर हरे रंग में रंगी हुई 16 श्रृंगार सजाए शिव के दर्शन को मंदिर चल देती हैं और जलाभिषेक करके लौटते हुए कहती हैं, माँ जी, क्या इस साल भी हम सास बहू सावन का झूला नहीं झूलेंगी? अरे काहे नहीं, आज तोहर इस सास तोहर सावन के झूला झूले के मन के मुराद
जरूर से जरूर पूरा करी है। दोनों सास बहू एक संग घर लौट आती हैं, जहां झुमरी टंगे हुए पर्दे की रस्सी पर रॉड लगाकर रस्सी बांधकर बीचों बीच पटरा अटकाए हुए कहती है, बन गया एकदम मजबूत टिकाऊ झूला। आ बहुरिया बैठ। अरे वाह सासू माँ, पल भर में ही क्या जबरदस्त झूला बनाया आपने। सोनारिका खुश मन से झूले पर बैठकर गीत गुनगुनाने लगती है, जहां झुमरी उसे झूला झुलाने लगती है। सावन की झूली पड़ी तुम चली आओ, तुम चली आओ, तुम चली आओ, तुम चली आओ। अगले ही पल एक झूले की रस्सियां नीचे आ गिरती हैं, जिसके साथ सोनारिका धब से औंधे मुंह जमीन पर गिरते हुए कहती है, माँ जी, इस सावन के झूले ने तो मुझे सदमा ही लगा दिया, मानो 2 पल भी मुझ छुई मुई को भरसक भार न सह सका। ऐसा देख दोनों के पति व्यंग भाव से कहते हैं, अरे ये क्या भगवान, सावन के झूले की आड़ में बहू को जमीन की धूल चटा दी। देखो ना पिताजी, माँ ने बेचारी मेरी बीवी सोनारिका को सावन का झूला झुलाने में जमीन पर झड़प दिया। बंद करा तू दोनों बाप बेटा, तुम्हारे चलत बहुरिया को अर्श से फर्श का मुंह देखी के पड़त है। अरे जब से शहर आयल हो यही का होकर रह गए हो, बात बात पर शहरी बकैती करत हो। सावन का झूला झूले 4 बरस बीत गए हम सास बहू को। माँ, दिल्ली के इतने पार्क हैं जिसके अंदर बथेरे झूले पड़े हैं, आप दोनों सास बहू सावन का झूला झूलने का शौक वहीं पूरा क्यों नहीं कराती? अरे नी पुत्रा, सावन की सुंदर बिला अपने आप में निराली है। शहरी फिसल पट्टी झूला वो आनंद ना ही दी जो उनकी अमिया और कंदब के गाछी पर लगा झूला देत है। सोनारिका झटपट उठकर खुद को झाड़ बघार कर कहती है, सासू माँ, इस बार हम अपना झूला पंखे पर बांधेंगे। दोनों सास बहू साथ मिलकर हॉल में टंगे पंखे पर झूला बांधकर कहती है, आजा बहुरिया, ए बेर हम एकदम मजबूती से रस्सी बांधे हैं। आ बैठ, हम तो के झूला झुलावत हैं। हाँ माँ जी, हम दोनों सास बहू बारी बारी करके एक दूसरे के सावन का झूला झूलने का शौक पूरा करेंगे। आइए पहले आप पधारिए। झुमरी झट से झूले पर बैठ जाती है, जिसके साथ सोनारिका उसे झूला झुलाने लगती है। तभी झूले की बागडोर पंखे समेत नीचे आ पड़ती है और झुमरी जमीन पर पसर जाती है। हाय रे मोरी मैया, ये झूला ने तो जान निकाल कर धर दी हमरी। माँ जी, मुंह चुटकियों में इस दर्द को दूर भगा देगा, चलिए मेरे संग। दोनों सास बहू सावन का झूला झूलने के शौक को पूरा करने के कारण उस रोज मुंह की खाती हैं। ऐसे ही अगले दिन दोनों एक बार फिर कभी घर की बालकनी में तो कभी छत पर झूला झूलने की नाकाम कोशिश करती, जिसे देख दोनों के पति अंत में थक हार कर कहते हैं, अरे ऋषभ बेटा, अब इन सास बहू का ये सावन में झूला झूलने का हट जाने वाला नहीं है। झूले की होड़ में दोनों जिद्दी बच्चे का रुझान धरे बैठी हैं। हाँ पिताजी, अगर माँ और सोनारिका को सावन झूला नहीं झुलाया तो ये दोनों सावन के जाने तक घर में जगह जगह रायते की तरह फैलती रहेंगी। दोनों की धीमी गति से बातें करता देख सोनारिका मन में कहती है, जाने ये शूरवीर सिंह के सपूत ससुर जी से क्या खुसर पुसर कर रहे हैं। दोनों एक साथ सास बहू के पास आकर कहते हैं, माँ, सोनारिका, हम आप दोनों को इस सावन में झूला जरूर झुलाएंगे, मगर उसके लिए आपको जन्माष्टमी तक रुकना होगा, फिर हम रसिकपुर रवाना होंगे। ये सुनकर दोनों सास बहू खुशी से झूम उठती हैं। गुजरते हुए हर एक दिन के साथ जन्माष्टमी के सवेरे चारों एक संग हंसी खुशी रसिकपुर रवाना होती हैं। कुछ ही घंटों पर वो रसिकपुर आ जाते हैं और ऋषभ कहता है, अरे ये इतना तामझाम किस लिए हुआ है? ऋषभ जी भूल गए क्या, सावन के हर साल को रसिकपुर की सड़कें ऐसी ही लड़ियों बत्तियों से सजती आई हैं। गांव की यही खासियत तो सावन को शहरों से सुंदर और आकर्षक रूप प्रदान करती है। इसके बाद चारों गांव में आगे की ओर बढ़ते हैं। अरे बहुरिया, वो सीधा डगर धरे के कोनो जरूरत नहीं, अमोरी की घाटी से होकर चलो। जैसे जैसे चारों डगर की ओर बढ़ते जा रहे थे, सावन का मनभावन साज सज्जा कदम कदम पर उनके चित्त को अपनी ओर खींच रहा था। तभी सास बहू की नजर पेड़ों की डाल पर पड़े झूले पर सिमट जाती है, जहां अनेकों औरतें झूला झूल रही थीं। सचमुच माँ, सावन की सुनहरी बेला मेरी आंखों में नहीं समा रही है। सावन की यह हरियाली और गांव की अद्भुत बेला अपने आप में मनोहर है। हम सास बहू का चित्त वर्ण तो इस सावन के झूले में समा गया है।
दोनों सास बहू झटपट से झूले पर जा बैठती हैं। दोनों के पति साथ मिलकर उन्हें सावन का सुनहरा झूला झुलाते हैं। सावन के झूले ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों के फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। तभी सांझ होते ही गांव की औरतों की झुंड उनके पास आती है। अरे झुमरी, सालों बाद जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गांव की बड़ी याद आ रही थी गौरी, तो सोचा सावन से बेहतर भला कोई औरत होगी। सावन का झूला भी झूल लेंगे, मेला भी घूम फिर लेंगे, मिलना जुलना भी हो जाएगा। अरे बहुत अच्छा किया झुमरी मौसी, मेरी सखी सोनारी का हुई संगाई है। ये सारे झूले हमने खास जन्माष्टमी के लिए बांधे हैं और इन्हें फूल पत्तियों से सजाया है। बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, बिना वक्त जाया किए साथ मिलकर सावन का झूला झूलते हैं। हम सभी के पति भी आ रहे हैं। एकाएक सावन की हल्की फुहार जैसे सावन के झूले में जान डाल देती है। सास बहू झूले पर बैठ जाती हैं। दोनों के पति जोर शोर से झूला हाँकने लगते हैं और अंत में झुमरी उमंग से गाती है। झूला झूलत बिहारी वृंदावन में ऐसी लागी लागी, ऐसी लागी छवि उनके मेरे मन में। झूला झूलत बिहारी वृंदावन में। इस तरह सास बहू का सावन में झूला झूलने का सुनहरा सपना भली भांति पूरा हो जाता है, जिसके साथ सावन के खत्म होते ही सभी पुनः शहर लौट जाते हैं। अब शगुनी बहू। वीरपुर गांव में रहने वाली शारदा का इकलौता बेटा था मानव। शारदा की देवरानी थी शीला, जो बेहद ही रूढ़िवादी सोच की औरत थी। वो अपनी दबी कुचली सोच से अक्सर शारदा के कान भरने का काम करती थी। चारों ओर चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि आज शारदा के बेटे मानव की सगाई भार्गवी की बेटी लक्ष्मी के साथ होने वाली थी। जैसे ही लक्ष्मी बैंक्वेट हॉल में पहुंचती है कि एकाएक बिजली कट जाती है। इसी बीच शीला कटाक्ष बातों का कहर ढाती हुई कहती है, राम राम राम, ये कैसी अपशगुनी बहू तलाशी है आपने बड़ी पहुंचाई, जिसके काले कदमों से बैंक्वेट हॉल में बदहाली छा गई थी। इस बात पर शारदा शीला को टोकते हुए कहती है, ये कैसी बातें करती हो, शगुन अपशगुन जैसा कुछ भी नहीं होता। शारदा लीला की पुरानी सोच को साइड में रखकर सगाई की रस्मों को शुरू करती है, जिसके बाद अचानक शारदा के पति गजोधर को दिल का दौरा पड़ता है। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? गहरी सांस लीजिए। मौके का फायदा उठाकर शीला एक बार फिर मंथराई के मन से कहती है, दो ही पलों में दो बड़ी भारी दुर्घटनाएं। अरे ये अपशगुन नहीं तो और क्या है बड़ी भौजाई। मेरी बात मानो तो इसी पल ये रिश्ता तोड़ दो। मुझे इस लड़की के नक्षत्र और इसकी दशा कुछ ठीक नहीं जान पड़ती। शीला की भली बुरी बातें लक्ष्मी के भीतर सनसनी मचाकर रख देती हैं और वो मन में कहती है, हे ईश्वर, मेरे दामन पर लगा ये अपशगुन का दाग धो दे प्रभु, वरना। एकाएक जमीन पर औंधे मुंह पड़ा गजोधर अपने पैरों पर दृढ़ खड़ा हो जाता है, जैसे मानो आसमान में रहने वाले ईश्वर ने लक्ष्मी के मन की मुराद सुनकर पूरा कर दिया हो। इस पर मानव लक्ष्मी का साथ देते हुए कहता है, क्यों शीला चाची, अब आपके पास कोई शब्द नहीं कहने को? ये शगुन अपशगुन जैसी मान्यताओं को बढ़ावा देकर क्यों आप समाज में लड़कियों का जीना दुश्वार करती हैं? मानव के मुंह से इतना कुछ सुनकर सन की शीला पैर पटकते हुए वहां से 9-2-11 हो जाती है। सगाई के कुछ ही दिनों बाद मानव और लक्ष्मी शादी के बंधन में बंध जाते हैं और मानवी ससुराल की चौखट पर कदम रखती है। लक्ष्मी बहू, चावल के कलश को अपने शुभ कदमों से बिखेर कर गृह प्रवेश करो। लक्ष्मी पांव आगे बढ़ाकर जैसे ही कलश को पैर लगाती है, दूर जाकर शारदा के सिर पर लग जाता है, जिसके साथ उसके सिर लहूलुहान हो जाता है। अही माँ! अरे रे रे, बेड़ा गर्क हो इस अपशगुनी का। अभी तो ससुराल में पाँव पड़े भी नहीं और बेचारी बड़ी भौजाई का कपार फोड़ दिया। शारदा पूरी तरह से शीला की बातों में आकर इस बार मानो घायल शेरनी बन जाती है और अपनी नई नवेली बहू को झड़पते हुए कहती है, अरे तेरी आंखें है कि बटन, मेरा खून बहाकर किस बात का बदला निकाला है तूने? सास का बदला स्वर बहू बनकर आई लक्ष्मी के मन में घर कर जाता है। फिर सभी औरतें भी उसे अपशगुनी होने के अलग अलग ताने देकर चलती बनती हैं। अगली सुबह मानव काम पर रवाना होने को रुख करता है। माँ, मैं चलता हूँ। शाम को शारदा के पास एक फोन कॉल आता है और बौखलाकर अपनी बहू पर बरसते हुए वो कहती है, अरे ओ कुलक्षणी, अपशगुनी, कहाँ मर गई, नीचे आ। लक्ष्मी दौड़कर अपनी सास के पास आती है और लड़खड़ाती जुबान से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी उखड़ी हुई क्यों लग रही हैं? हरामजादी, जब से तेरे कदम घर में पड़े हैं
एक न एक अपशगुन हुए जा रहा है। मेरा बेटा अस्पताल में है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मैं कहती हूँ निकल जा मेरे घर से। शारदा बेरहमी से बहू के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर निकालने लगती है। तभी मानव बैसाखी के सहारे घर लौटकर आता है। माँ, अरे बाल छोड़िए लक्ष्मी के। अरे बेटा, तू नहीं जानता, ये सचमुच अपशुगनी है। जाने क्या सोचकर इसकी डायन माँ ने इस कुलक्षणी का नाम लक्ष्मी धरा। अरे ये मेरे घर को खा जाएगी। मैं इसे अपने घर की खुशियां खाने नहीं दूंगी। माँ, आप ये दकियानूसी बातें कर रही हैं? लक्ष्मी हाथ जोड़कर रोती बिलखती हुई अपनी सास के कदमों में गिरकर कहती है। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मेरे माँ बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। एक बेटी की डोली उसके मायके से उड़ती है, मगर उसकी अर्थी उसके ससुराल से। मुझे मार डालिए, मगर जाने को ना कहिए। मैं कुछ नहीं मांगूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी। मैं तुझे इस घर में एक ही शर्त पर रहने दूंगी कि आज से तू मेरे बेटे के आसपास भी नहीं भटकेगी। बोल, मंजूर है? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस मुझे ससुराल की चौखट लांघने को मत कहिए। शारदा पूरी तरह से शीला के बढ़ावे में आ चुकी थी, जिससे उसे अपनी बहू अब और अपशकुनी जान पड़ती थी। बेटे और बहू के जाते ही शारदा खुद से कहती है, ससुराल का शासन किसे कहते हैं, ये मैं इस अपशकुनी को एहसास कराऊंगी। खुद ब खुद मेरा घर छोड़कर चली जाएगी। तड़के भोर शारदा जमीन पर सोई लक्ष्मी के मुंह पर एकदम ठंडा पानी उड़ेलकर लात लगाकर उठाती हुई कहती है, अरे ओ मनहूस कुलक्षणी बहू, चल सूर्योदय से पहले सारा काम निपटा दे, और याद रहे अपनी अपशगुनी सूरत घूंघट की आड़ से बाहर मत पड़ने दियो। लक्ष्मी ढहकती हुई कामकाज खत्म कर देती है और तभी गजोदर को खाते वक्त जोरदार बेचैनी होती है। शारदा, अरे शारदा। अजी, अजी क्या हो गया आपको? लक्ष्मी झटपट गजोदर की छाती पर हाथ धरकर कहती है, बाबूजी लंबी लंबी सांसें लीजिए। अरे कुलक्षणी, तू अपनी ये मनहूस परछाई लेकर दूर हट मेरे पति से। थोड़ी देर में घर में डॉक्टर हाजिर होता है और गजोदर की जांच पड़ताल करके कहता है, डॉक्टर, बाबूजी को क्या हुआ था? अरे अपशगुनी, तू हट परे। तेरी ही सूरत देखकर मेरे पति पर ग्रह का चक्र मंडराने लगा होगा। देखिए, इन्हें पैनिक अटैक आया था। वो तो शुक्र है कि सही समय पर आपकी इस बहू ने, जिसे आप अपशगुनी कह रही है, उन्होंने अगर इनके चेस्ट पेन पर अपना पैंतरा ना आजमाया होता तो शायद आज मिस्टर गजोदर आंखें मूंद चुके होते। डॉक्टर की बात शारदा की भटक खोलने ही वाला था कि शीला कहती है, अरे शारदा भौजाई, ये डॉक्टर लोग तो कुछ भी चोचलेबाजी करते हैं। ये क्या ग्रहों की चाल और नक्षत्र के बारे में बताएंगे? याद नहीं, सगाई में रोशनी का बुझना, जेठ जी का औंधे मुंह जमीन पर गिर जाना, और मानव बितवा का बैसाखी पकड़ना, और तो और आज ये किस्सा बहुरानी के अपशगुनी होने की बात को एकदम पुख्ता तौर से पूरा कर रहा है। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों से टप टप आंसू बरस पड़ते हैं। तभी वो आंसू पोंछकर कहती है, बस चाची जी, बहुत सुन ली मैंने आपकी ये चोचलेबाजी, बहुत सहकर देख लिया, मगर मुझे अपशगुनी कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। ब्याह के तुरंत बाद ही चाचा जी चले गए। मेरा तो सुहाग आबाद है और मैं कोई बांझ पखेरू भी नहीं, मगर आपने तो सब कुछ खो दिया है। और असल मायने में अपशगुनी कौन हुआ, मैं कि आप? ये सुनकर गुस्से से तिलमिलाई शीला आगे बढ़कर जैसे ही उस पर हाथ उठाती है, तभी शारदा बीच में आकर कहती है, बहुत सही कह रही है शीला। दूसरों की बेटियों पर दोष लगाना बहुत आसान है। सोचो शीला, अगर यही अपशगुनी का बुरा बर्ताव तुम्हारी कोख से जन्मी बेटी के संग होता तो कितना कलेजा दुखता। मैंने तुम्हारी बहकी बातों में आकर इन दबी कुचली बातों पर भरोसा किया। शगुन अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारी सोच का असर है। बहू, अपनी सास को माफ कर दे। लक्ष्मी की बात न सिर्फ उसकी सास शारदा बल्कि सदियों पुरानी कुरीति में जकड़ी शीला को भी बदल कर रख देती है। उस रोज शीला जैसे ही अपनी सोच के साथ सदमे में साफ दिखाई पड़ रही थी और अंत के साथ शीला कहती है, बहू, मुझे माफ कर दी। पुरानी रीति में पढ़कर ये सब कुछ सोचना स्वाभाविक है, मगर आज समझ आया ये शगुन अपशगुन की सोच, नजर और नजरिए की बात है। लक्ष्मी का एक कदम न सिर्फ उसे उसकी सही औकात दिखाता है, बल्कि आस पड़ोस को भी उनकी सोच सही करके रख देता है।